हेलो एवरीवन। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया है नर्वस सिस्टम। हमने लास्ट में क्लास में पढ़ा था कि ब्रेन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। उसमें हमने स्टार्ट किया था फोर ब्रेन, यानी जिसको हम बोलते हैं प्रोजेंसेफेलॉन। उसका भी जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है वो दो टाइप में होता है, टेलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन। तो कौन सा हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रोजेंसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन का भी हमने पढ़ा है टेलेंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन के अंदर आती हैं दो चीजें, हमारे दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, सेरिब्रम और बेसल गैंग्लिया। सेरिब्रम के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल मेडुला, सब चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वॉलेंट्री एक्ट कंट्रोल करता है हमारा सेरिब्रम। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को क्या बोला जाता है? सीट ऑफ इंटेलिजेंसी और पैलियम। आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है किसका? टेलेंसेफलॉन के अंदर आता है, वो है बेसल गैंग्लिया। तो आज हम पढ़ेंगे बेसल गैंग्लिया के बारे में। बेसल गैंग्लिया क्या है? बेसल गैंग्लिया क्या है? एक ग्रुप है किसका? न्यूरॉन्स का। किससे मिलकर बना है? सेल बॉडीज से मिलकर बना है। कौन सी सेल बॉडीज से मिलकर बना है? न्यूक्लियाई से। क्यों न्यूक्लियाई? मतलब जैसे मैंने बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसकी ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को हम बोलते हैं गैंग्लियाई। ये एक लौता ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि है तो न्यूक्लियाई से मिलकर बना हुआ, पर इसके नाम में गैंग्लिया आता है। इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कोई वो नहीं है, लेकिन इसके नाम में गैंग्लिया आता है, बेसल गैंग्लिया। लेकिन बना ये न्यूक्लियाई से ही ये मिलकर है। ठीक है, तो क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई एक्सेप्शनली कॉल्ड गैंग्लिया। मतलब एक्सेप्शनली इसको गैंग्लिया बोला जाता है, पर न्यूक्लियाई से ही बना है। क्यों? क्योंकि ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब क्या है बेसल गैंग्लिया? बेसल गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ब्रेन का पता होना चाहिए। वैसे मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में स्ट्रक्चर समझाया है ब्रेन का, उसमें वेंट्रिकल्स कहाँ होते हैं, थैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सब बताया है। लेटरल वेंट्रिकल्स कहाँ है, तो पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर देखने के लिए मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। अभी मैं बस एक आइडिया देने के लिए एक डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ कि बेसिकली हमारा जो बेसल गैंग्लिया है वो प्रेजेंट का। तो जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया था, देखो ये हमारा सेरिब्रम है, ये हमारा राइट हेमिस्फीयर है, ये हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है। यहाँ पर हमारे प्रेजेंट है लेटरल वेंट्रिकल्स, यानी कि वेंट्रिकल 1 और वेंट्रिकल 2। यहाँ पर प्रेजेंट है वेंट्रिकल 3 सॉरी, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा वेंट्रिकल 4 जो कि ड्रेन हो जाता है नीचे। अब ये क्या है? मैंने बताया था कि वेंट्रिकल 3 किसके बीच में प्रेजेंट है? थैलेमस के बीच में। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है थैलेमस, तो ये होता है थैलेमस। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है थैलेमस से थोड़ा सा दूर हमारा प्रेजेंट होता है बेसल गैंग्लिया। ये हमारा है बेसल गैंग्लिया। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा हो गया बेसल गैंग्लिया। और थैलेमस और बेसल गैंग्लिया के बीच में जो खाली स्पेस है ये है इंटरनल कैप्सूल। जो थैलेमस और बेसल गैंग्लिया को सेपरेट करता है स्पेस, उसको हम बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल। तो हमारा ये जो बीच का स्पेस है खाली, ये बीच का जो खाली स्पेस है ये 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 है हमारा इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल। और ये जो है ये है हमारा बेसल गैंग्लिया। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया जनरल। मेरे को बताना था कि बेसल गैंग्लिया कहाँ होता है। वेंट्रिकल्स के पास थैलेमस प्रेजेंट होता है। जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल है वो प्रेजेंट होता है थैलेमस के बीच में, और थैलेमस के ही पास बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। बेसल गैंग्लिया और थैलेमस के बीच में एक स्पेस होता है जो दोनों को डिवाइड मतलब सेपरेट करता है, अलग अलग करता है ताकि वो चिपके ना। तो वो होता है हमारा इंटरनल कैप्सूल। अब होता क्या है, दो टाइप के क्या होते हैं इसमें, ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, एक तो जो ये इंटरनल कैप्सूल के अंदर अंदर का ट्रैक्ट है उसको हम बोलेंगे पैरामिडल ट्रैक्ट, जो खाली ये ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल के अंदर का। ठीक है, वो तो हो जाएगा पैरामिडल ट्रैक्ट या फिर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट।
और दूसरा कौन सा होता है, जो ये थैलेमस से कहाँ की तरफ होगा, थैलेमस से लेकर कहाँ तक होगा, ये होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक। तो ये होगा हमारा एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट, एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट जो कि इंटरनल कैप्सूल के बाहर है वो है एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट, और जो अंदर है वो हमारा है खाली पैरामिडल ट्रैक्ट, या फिर उसको बोलते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक है, मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, ये जो सेरिब्रम है इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। तो ये दो ट्रैक्ट हैं हमारे जो बेसल गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसल गैंग्लिया क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है, किसका पार्ट है, टेलेनसेफेलॉन का पार्ट है हमारा। अब बेसल गैंग्लिया किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है ग्रे मैटर से मिलकर। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। क्या है बेसल गैंग्लिया, मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई से मिलकर बना है। ठीक है, और क्या है, इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, ग्रे मैटर से मिलकर बना है। ठीक है, अब स्पेस होता है, जो स्पेस बिटवीन किस किस के बीच में, स्पेस थैलेमस के बीच में और बेसल गैंग्लिया के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं क्या, इंटरनल कैप्सूल। तो क्या लिखेंगे, स्पेस दैट सेपरेट्स द थैलेमस एंड बेसल गैंग्लिया। उसको क्या बोला हमने, बोल दिया, क्या बोल दिया, उसको बोल दिया हमने इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, अब एक बात और है कि बेसल गैंग्लिया में ना 3 टाइप के क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो ये इसका सिर्फ नाम याद रखना है कि बेसल गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ताकि इन केस अगर एमसीक्यू में आ जाए कि ये किसका पार्ट है तो हमें पता रहे। तो क्या है, इट कंटेन्स 3 टाइप के न्यूक्लियाई हैं। पुटमैन न्यूक्लियाई, ग्लोबस पेडिकुलस न्यूक्लियाई। ठीक है, एक हो गया हमारा पुटमैन न्यूक्लियाई और एक हमारा हो गया ग्लोबस पेडिकुलस न्यूक्लियाई, और तीसरा होता है कॉर्डेट न्यूक्लियाई। तो ये 3 टाइप के न्यूक्लियाई हैं जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेसल गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है हमारा बेसल गैंग्लिया, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है, ग्रे मैटर से मिलकर बना है, जो एक स्ट्रक्चर थैलेमस और बेसल गैंग्लिया को सेपरेट करता है, बीच में वो स्पेस होता है हमारा इंटरनल कैप्सूल। 3 न्यूक्लियाई के अंदर है, पुटमैन न्यूक्लियाई, ग्लोबस पेडिकुलस और कॉर्डेट न्यूक्लियाई। 2 टाइप के ट्रैक्ट होते हैं बेसल गैंग्लिया के, पैरामिडल ट्रैक्ट जो कि इंटरनल कैप्सूल के अंदर का ट्रैक्ट है, जो इंटरनल कैप्सूल के बाहर का ट्रैक्ट है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट। जो कहाँ से कहाँ तक होता है ये एक्स्ट्रा पैरामिडल, ये होता है थैलेमस टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक प्रेजेंट होता है हमारा एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट। एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट जो इसका एक सिग्निफिकेंस है जो हम साइकियाट्री में पढ़ेंगे, एक ड्रग होता है हेलोपेरिडोल, जिसका जो है ईपीएस हम बोलते हैं, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो सिम्टम्स इस एरिया में ही होते हैं, इस एरिया की वजह से। ठीक है, एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट। अब क्या है, बेसल गैंग्लिया के फंक्शंस क्या होते हैं। बेसल गैंग्लिया क्या है, एक मोटर न्यूरॉन है, मोटर मतलब मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये क्या, फाइन मोटर मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइन मतलब जो थोड़े कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ठीक है, आईब्रोज ऊपर करना और चलते हुए शोल्डर्स को हिलाना, ये आर्म्स को हिलाना चलते हुए वाइल वॉकिंग। तो ये थोड़े थोड़े जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उनको ये इनिशिएट करता है कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को, और उन्हीं को ये कंट्रोल करता है। जैसे एक और है कि इनगल्फिंग ऑफ सलाइवा को निगलना, इनगल्फिंग मतलब निगलना। तो ये इसके जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल करना, उनको इनिशिएट करना किसका काम होता है, बेसल गैंग्लिया का काम होता है। ठीक है, अगर बेसल गैंग्लिया में इंजरी हो जाए तो क्या होगा, ये सारे जो हमारे कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स है वो अफेक्ट होंगे, हम नहीं कर पाएंगे, आई ब्लिंकिंग नहीं कर पाएंगे। तो जिसके अंदर ये
बेसल गैंग्लिया की इंजरी होती है तो वो कभी आई ब्लिंक नहीं कर पाता, वो डॉल आई हो जाती है ऐसे आईज बिल्कुल विदाउट ब्लिंकिंग, ठीक है। तो इसके फंक्शंस लिखते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर और क्या चीजें होती हैं। तो क्या देखना है, देखते हैं हम फंक्शंस। जैसे कि मैंने बोला क्या है बेसल गैंग्लिया, क्या है, एक मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन है, क्या करता है, कंट्रोल करता है फाइन मोटर बॉडी मूवमेंट्स, फाइन बॉडी मूवमेंट्स, या फिर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, फाइन की जगह वर्ड यूज करो तो फाइन या कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स। जैसे कि कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आई, engulfment of saliva, swinging of hand during walking, और एक चीज और है क्या कि एक तो हो गया ब्लिंकिंग ऑफ आई, engulfment ऑफ saliva और स्विंगिंग ऑफ हैंड ड्यूरिंग वॉकिंग, और एक चीज है अनकॉन्शियस लाउड लाफिंग। कभी कभी हम सडनली बहुत तेज हंसने लग जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है। अब हमेशा हमारी लाउड लाफिंग थोड़ी होती है, ऐसा थोड़ी है, कोई जोक अच्छा होता है, कोई जोक बुरा होता है, किसी पे बहुत तेज हंसी आती है, किसी पे हंसी नहीं आती है। तो ये जो अनकॉन्शियसली एकदम तेज तेज हंसने लग जाते हैं ना, वो भी कौन कंट्रोल करता है, वो है बेसल गैंग्लिया। तो क्या है अनकॉन्शियस लाउड लाफिंग, अनकॉन्शियस लाउड लाफिंग। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स हैं जो कि कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा बेसल गैंग्लिया कंट्रोल कर रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया डोपामिन के बारे में, तो क्या होता है बेसल गैंग्लिया के अंदर होती है डोपामिन रिसेप्टर साइट, जिसको बोलते हैं D2 रिसेप्टर साइट। इट हैज डोपामिन D2 रिसेप्टर साइट। डोपामिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका प्रोडक्शन तो कहां पर होता है, प्रोडक्शन होता है मिड ब्रेन में। जब हम मिड ब्रेन पढ़ेंगे, मेसेंसेफेलॉन को पढ़ेंगे, तब बताएंगे प्रोडक्शन। ट्रांसपोर्ट कौन करता है, बेसल गैंग्लिया ट्रांसपोर्ट करता है। रिसेप्टर साइट है ना, तो ये रिसीव कर रहा है फिर ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो बेसल गैंग्लिया के ऊपर क्या होती है, D2 रिसेप्टर साइट होती है। तो अगर इन केस हमारे बेसल गैंग्लिया को इंजरी हो जाए तो क्या होगा, इस बेसल गैंग्लिया में अगर इंजरी हो जाए यहाँ पर तो क्या होगा, ये जो हमारा डोपामिन है इसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। इसका लेवल कम हो जाएगा इंजरी होने से। तो अगर कम हो गया तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्स बॉडी मूवमेंट्स हैं ये नहीं होंगे। तो एक मेन डिजीज होती है पार्किंसन डिजीज। मान लो अगर इंजरी हो गई, देखो इफ इंजरी टू दिस इंजरी टू बेसल गैंग्लिया, इंजरी टू बेसल गैंग्लिया होगा क्या, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना न्यूरोट्रांसमीटर हमारा, डिक्रीज डोपामिन लेवल, डिक्रीज हो गया डोपामिन। अब डोपामिन डिक्रीज हो गया तो क्या क्या होगा, क्या हो सकता है, कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं, 3 मेन सिम्टम्स आते हैं। ट्रेमर्स ऐसे शेकिंग होगी, ठीक है। रिजिडिटी मतलब बिल्कुल स्टिफ, बॉडी एकदम स्टिफ हो जाएगी। अभी तो जैसे कि हम बिल्कुल हिल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल है ना थोड़ी बहुत, तो किसी की ज्यादा होती है किसी की कम, बट फ्लेक्सिबल तो है ना। पर जो जिसमें बेसल गैंग्लिया में इंजरी हुई है उसकी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। और तीसरा मेन सिम्टम होता है ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया का क्या मतलब होता है, इन मूवमेंट्स का, ये जो कॉम्प्लेक्स बॉडी मूवमेंट्स है इनका स्लो हो जाना, ठीक है। इन बॉडी मूवमेंट्स का स्लो मूवमेंट होना, ठीक है, होगा स्लो मूवमेंट हो जाना या फिर ना भी होना, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कितना लेवल कम हुआ है डोपामिन का, उसके हिसाब से, ओके। तो ये जो 3 मैंने सिम्टम्स बताए हैं, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, ये किसको इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं पार्किंसन डिजीज को, पार्किंसंस डिजीज को इंडिकेट करते हैं, जो कि एक डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है,
तो ये पार्किंसन डिजीज को हम आगे पढ़ेंगे इसी में ही, जब हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मेन सिम्टम्स जो आते हैं ये आते हैं हमारे पार्किंसन डिजीज में। तो क्या करता है बेसल गैंग्लिया? फाइन मोटर न्यूरॉन है, फाइन बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, इनिशिएट करता है, जैसे कि engulfment of saliva, blinking of our eyes, swinging of our hands during walking, ठीक है। और क्या लिखा था मैंने? लिखा था अनकॉन्शियस लाउड लाफिंग। कभी कभी जो लाउड लाफिंग होती है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा बेसल गैंग्लिया कंट्रोल करता है। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि इसके अंदर होती है डोपामिन रिसेप्टर साइट। बनता डोपामिन कहाँ पर है? मिड ब्रेन में, जहां पर रिसीव होता है। अगर बेसल गैंग्लिया में इंजरी हो जाए डोपामिन हो जाएगा कम। डोपामिन कम हो गया तो जो मोटर मूवमेंट्स हैं, फाइन मोटर मूवमेंट्स, इसको अफेक्ट करेगा। सिम्टम्स आएंगे ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, जो कि इंडिकेट करता है एक डिजीज को जिसको हम बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछा जाता है कि पार्किंसन डिजीज कहाँ पर इंजरी हो, किसकी वजह से हो सकता है, या फिर पूछा जाएगा ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया किस स्ट्रक्चर से या की इंजरी की वजह से हो सकते हैं, या फिर किस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हो सकता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर तो मतलब डोपामिन, और स्ट्रक्चर पूछा जाए तो बेसल गैंग्लिया। ओके, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ये फंक्शन के बारे में बात हो गई। अब इसमें एक चीज और होती है, हमारे बेसल गैंग्लिया के अंदर क्या होता है? बहुत सारा कॉपर होता है, ह्यूज अमाउंट में कॉपर डिपॉजिट होता है, ठीक है। और ये जो कॉपर है इसको ट्रांसपोर्ट करता है एक प्लाज्मा प्रोटीन। उस प्रोटीन को हम बोलते हैं सेरिब्यूलोप्लाज्मिनोजन। ओके, कौन सा प्रोटीन है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है। कॉपर प्रेजेंट होता है बेसल गैंग्लिया में, उसको ट्रांसपोर्ट करता है ये प्रोटीन सेरिब्यूलोप्लाज्मिनोजन। अगर हमारे बेसल गैंग्लिया में इंजरी हो जाए या फिर ये सेरिब्यूलोप्लाज्मिनोजन जो है ये अफेक्ट हो जाए तो क्या होगा? कॉपर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। कॉपर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। क्या होगा? ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो बेसल गैंग्लिया में इकट्ठा हो जाएगा ना सारा कॉपर। एक तो बेसल गैंग्लिया में इकट्ठा हो जाता है और एक होता है ये लिवर में। तो ये लिवर और बेसल गैंग्लिया जो दोनों में इकट्ठा हुआ, इसको हमने एक डिजीज का नाम दे दिया, डिसऑर्डर का नाम दे दिया हिपैटो मतलब लिवर लेंटिक्यूलर डीजेनरेशन। हिपैटो लेंटिक्यूलर डीजेनरेशन, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा कि ये क्या है। तो 2-3 बातें याद रखना है कि फाइन मोटर मूवमेंट्स बेसल गैंग्लिया रिलेटेड है डोपामिन से, और ये कॉपर से। तो मैंने क्या बोला? बेसल गैंग्लिया में क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर। बेसल गैंग्लिया हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका? कॉपर। इसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन known as सेरिब्यूलोप्लाज्मिनोजन। ये नाम याद रखने हैं। ये जो नाम होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉलेज भी ना हो, नाम याद आ जाए तो एटलीस्ट एमसीक्यू सही हो जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा। सेरिब्यूलोप्लाज्मिनोजन ये हमारा ये प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, जो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? कॉपर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगर क्या हो जाए? डेफिशिएंसी हो जाए। किसकी? डेफिशिएंसी हो जाए इन केस डेफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोटीन सेरिब्यूलोप्लाज्मिनोजन, तो क्या होगा? कॉपर का लेवल बढ़ जाएगा ना, कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जब बाहर ही नहीं निकलेगा, ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, तो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब डिपॉजिट होता है ये 2 जगह पे, ठीक है। कॉपर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट होगा 2 जगह पर। एक तो ऑब्वियसली बेसल गैंग्लिया में डिपॉजिट होगा, जब वहां पर है लेवल हायर कॉपर का, तो कॉपर वहां पर तो डिपॉजिट हो ही रहा है। तो एक तो हो जाता है हमारा बेसल गैंग्लिया में डिपॉजिट, और एक हमारा हो जाता है लीवर में जाके डिपॉजिट, ठीक है। अभी इस डिपोजिशन को, दोनों जगह पर डिपोजिशन जो हुआ कॉपर का, उसको हमने नाम दे दिया हिपैटो लेंटिकुलर डीजनरेशन। इसको हमने नाम दिया हिपैटो लेंटिकुलर डीजनरेशन।
और इसी को भी हम बोलते हैं विल्सन्स डिजीज। विल्सन्स डिजीज ये बहुत जरूरी है, ये नाम सब याद रखना। प्लाज्मिनोप्रोटीन की इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। दो जगह पर डिपॉजिट होगा, या तो बेसल गैंग्लिया में, या तो नहीं, बेसल गैंग्लिया में भी होगा, लीवर में भी होगा, दोनों जगह पे हुआ। इसको हमने नाम दे दिया हिपैटोलेंटिकुलर डीजनरेशन हो रहा है। हिपैटो मतलब लीवर से कनेक्टेड है ना, हिपैटोलेंटिकुलर डीजनरेशन, और इसी को कहा जाता है विल्सन डिजीज। अब यहाँ पे विल्सन डिजीज का नाम आया है इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू में इनकेस अगर आता है तो इसमें होते हैं 3 मेन सिम्टम्स। एक तो होती है केएफ रिंग, ठीक है, एक होती है सनफ्लावर कैटरैक्ट पेशेंट को होता है, और तीसरा हमारा होता है, हमेशा क्या रहता है उस पेशेंट का, स्माइली फेस रहता है। स्माइली फेस रहता है, हमेशा ही स्माइल करता रहता है, वो फेस उसका स्माइली रहता है। दैट इज अनकॉन्शियस, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के हमेशा स्माइली फेस रख रहा है, नहीं, दैट इज अनकॉन्शियस, उसको पता नहीं है, पर उस कंट्रोल नहीं है उसका उस चीज पे। फेस उसका हमेशा स्माइली रहेगा, सनफ्लावर कैटरैक्ट रहेगा, और केएफ रिंग होती है। केएफ रिंग का क्या मतलब है, केएफ रिंग की रिंग का मतलब है काइसर फिशर रिंग इसको बोलते हैं, और ये कहाँ पर होती है, होती है अराउंड द आई। ये 3 मेन सिम्टम्स होते हैं, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है। अगर एग्जाम में विल्सन डिजीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको बेसल गैंग्लिया के बारे में। एक चीज और है कि कॉपर जो है, इसका एंटीडोट क्या होता है कॉपर का, आपको पता है कॉपर का एंटीडोट क्या होता है? अगर कॉपर का लेवल ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली हम उसको क्या देंगे, एंटीडोट देंगे ना, उसको कम करने के। ऑफ कॉपर इज पेनिसिलामाइन, सॉरी पेनिसिलिन नहीं, पेनिसिलामाइन। पेनिसिलामाइन इज द एंटीडोट ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर को कम करने के लिए हम क्या देंगे, पेनिसिलामाइन। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, बेसल गैंग्लिया के बारे में पढ़ा। बेसल गैंग्लिया क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई से मिलकर बना है, ग्रे मैटर से मिलकर बना है। 3 टाइप के न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियाई, पुटमैन न्यूक्लियाई, कॉर्डेट न्यूक्लियाई और ग्लोबस पेडिक्यूलस। कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेसल गैंग्लिया, थैलेमस के पास प्रेजेंट होता है। थैलेमस और बेसल गैंग्लिया के बीच में एक स्पेस होता है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, वो होता है इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल के अंदर वाले ट्रैक्ट को हमने बोला पैरामिडल ट्रैक्ट या फिर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, और जो ट्रैक्ट थैलेमस से लेके सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक है, बाहर है इंटरनल कैप्सूल के, उसको हमने बोला एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट। अब बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या होता है, बेसल गैंग्लिया का फंक्शन है, मोटर न्यूरॉन है ये, तो मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन फाइन कॉम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आवर आईज, अनकॉन्शियस लाउड लाफिंग, हमारे हाथ को स्विंग करना ड्यूरिंग वॉकिंग, तो ये सब काम ये करता है। अब दूसरी चीज थी कि इसके अंदर होता है डोपामिन रिसेप्टर साइट। डोपामिन बनता मिड ब्रेन में है, ट्रांसपोर्ट इसको कौन करता है, रिसीव करता है इसको हमारा बेसल गैंग्लिया। तो अगर हमारे बेसल गैंग्लिया में इंजरी हो जाए तो डोपामिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कमी होने लग जाती है। उसकी अगर कमी होगी तो ये जो सारे फाइन मोटर मूवमेंट्स मैंने बताया आपको, ये कम हो जाएंगे मतलब अफेक्ट होंगे। तो इससे 3 मेन सिम्टम्स आते हैं, ट्रेमर, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया। और ये 3 मेन सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं एक डिजीज को जिसका हमने नाम दिया पार्किंसंस डिजीज। अब दूसरी मैंने बात बताई कि इसके अंदर क्या होता है, हाई लेवल ऑफ कॉपर होता है, कॉपर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है बेसल गैंग्लिया के अंदर। तो इस कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है एक प्लाज्मा प्रोटीन जिसको बोलते हैं सेरिब्यूलोप्लाज्मिनोजन। तो अगर इस प्लाज्मा प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो कॉपर हो जाता है डिपॉजिट होना शुरू, कहाँ पर, बेसल गैंग्लिया और लीवर में। इसको हमने एक डिजेनरेशन बोला, किसका नाम दिया, हिपैटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन, और इसी को हम बोलते हैं विल्सन्स डिजीज। विल्सन डिजीज के 3 मेन सिम्टम्स बताए मैंने आपको, काइसर फिशर रिंग आई के अराउंड फॉर्म होती है, सनफ्लावर कैटरैक्ट और स्माइली फेस रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये हमारा था बेसल गैंग्लिया के बारे में। और हाँ, एक चीज और, एंटीडोट ऑफ कॉपर दैट इज पेनिसिलामाइन। अगर कॉपर का लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो उस पेशेंट को हम एंटीडोट देंगे ना, ऑब्वियसली, वो होता है हमारा पेनिसिलामाइन। तो अब हमारा क्या खत्म हो गया, हमारा खत्म हो गया है प्रोजेनसेफेलॉन का, टेलेनसेफेलॉन खत्म हो गया, एक पार्ट खत्म। अब टेलेनसेफेलॉन के अलावा एक और चीज होती है प्रोजेनसेफेलॉन में, क्या बताई थी मैंने, डायेनसेफेलॉन।
उसमें हम थैलेमस के बारे में पढ़ेंगे और लिम्बिक सिस्टम के बारे में। सो आई होप आज की मेरी क्लास बेसल गैंग्लिया के बारे में थी जो आपको समझ आई हो। अगर मेरी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।